Hello friends, today we are going to discuss one of the chapter in the first year BCom in your SEM 1, that is profit prior to incorporation. In the first year BCom in the SEM 1, this chapter is having a weightage of around I can say 10 to 15 percentage. So 10 to 15 percentage, that will be around I can say 10 marks around. So this question asked in the examination may be around 8 to 10 marks, and it's a very easy chapter for you, so you can score full marks in this. So this is profit prior to incorporation. Now, what is a profit prior to incorporation and how the concept is going? Let us have a look at some theory on the board. See, existing business of the proprietor or a partnership firm is purchased by a newly formed company for a payment of purchase consideration. So there will be some existing business of an individual or a partnership firm. Now let us see concept, how profit prior to incorporation concept is going and what are the basic fundas over there. So existing business of a proprietor or a partnership firm is purchased by a newly formed company for a payment of purchase consideration. तो यहाँ पे क्या होगा कि existing business जो individual या तो partnership firm का होगा, मतलब एक individual या तो partnership firm already अपना business carry on कर रही है और वो business को purchase करेगी एक newly formed company, मतलब एक नई कंपनी को बनाया जाएगा जो इस business को take over करेगी. दूसरे सेंस में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि individual या तो partnership firm का business कन्वर्ट किया जाएगा कंपनी के बिजनेस में. तो कंपनी विल बी क्रिएटेड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म, जहां पे बिजनेस परचेस करके कंपनी उसको परचेस कंसिडरेशन पे करेगी. अच्छा, बिजनेस परचेस करना मतलब क्या? तो उसकी सभी असेट्स और सभी लायबिलिटीज को परचेस करके लेके आएंगे और सामने हम उसको कंसिडरेशन पे करेंगे. कंसिडरेशन के तौर पे या तो इक्विटी शेयर्स, या तो प्रेफरेंस शेयर्स, या तो कैश, या तो डिबेंचर, कुछ भी पे होगा. वो जैसा डिसाइड हुआ होगा उन दोनों के बीच में अकॉर्डिंगली पेमेंट होगा. बट यू नीड टू जस्ट गेट द बेसिक ट्रांजेक्शन कि क्या होगा कि परचेज, नई कंपनी बिजनेस खरीदेगी और सामने परचेज कंसिडरेशन पे करेगी. अच्छा, मतलब जो प्रोप्रिएटर या तो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस होगा वो क्लोज हो जाएगा और उसकी जगह पे कंपनी फॉर्म हो जाएगी और कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ेगा. सो कंपनी इज गोइंग टू टेक ओवर द बिजनेस. यहां पे जिस प्रोप्रिएटर या तो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस हम टेक ओवर कर रहे हैं उसको हम वेंडर बोलेंगे. सो वेंडर इज इक्वल टू जिसका बिजनेस हमने टेक ओवर किया, और जो कंपनी बिजनेस परचेस करने के लिए बनाई जाएगी उसको हम परचेसिंग कंपनी का नाम देंगे. तो परचेसिंग कंपनी जो नई कंपनी बनी बिजनेस परचेस करने के लिए, और वेंडर मतलब वो प्रोप्रिएटर या तो पार्टनरशिप जिसका बिजनेस हमने परचेस किया. अब यहां पे एक स्पेशल सिचुएशन हमें दिखेगी जहां पे कंपनी बिजनेस टेक ओवर करेगी और उसके बाद कंपनी का फॉर्मेशन होगा. सो यहां पे 3 डेट्स के ऊपर फोकस करना है. डेट ऑफ टेक ओवर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड डेट ऑफ क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स. डेट ऑफ टेक ओवर मतलब वो दिन जिस दिन पे कंपनी ने बिजनेस अक्वायर किया. कंपनी ने बिजनेस अक्वायर किया वो डेट, लेटेस्ट से एक्स जो कंपनी है उसने वेंडर का बिजनेस अक्वायर किया 1/4/2017 को, और उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब वो प्रोसेस आप जानते हो, डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. यहां पे हमें डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो कंसिडर करना है. तो जिस दिन पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला दैट इज 1/4/17 वो इनकॉर्पोरेशन का डेट होगा. और डेट ऑफ क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज लेटेस्ट से 31 मार्च 2018. सो ये 3 डेट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा. अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1/7/17 है और डेट ऑफ टेक ओवर 1/4/17 है. मतलब ये कंपनी का एग्जिस्टेंस 1/7/17 को हुआ, बट उसने बिजनेस टेक ओवर किया 1/4/17 से. तो 1/4/17 से लेके अब तक जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा वो कंपनी का प्रॉफिट माना जाएगा. पर कंपनी का एग्जिस्टेंस 1/7/17 को आया, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप 2017-18 का अकाउंटिंग करोगे तो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट और इनकॉर्पोरेशन के बाद का प्रॉफिट. उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, क्या पीरियड कंसीडर होगा, उसके लिए आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सो 2017-18 का अकाउंटिंग जब हम करेंगे उस टाइम पे प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का बाइफर्केशन किया जाएगा. अगर आप डेट के हिसाब से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा. प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1/4/17 से लेकर 30 जून 2017. 1/4/17 डेट ऑफ टेक ओवर था और 1 जुलाई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था, इसलिए 1 अप्रैल टू 30 जून वो आपका प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले का पीरियड होगा. तो इसको आप मंथ के हिसाब से काउंट करो तो अप्रैल, मई और जून 3 मंथ आएंगे. तो 3 मंथ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. और
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड दैट इज 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2018, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड। इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई को हुआ और आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 18 को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च ये आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इन शॉर्ट हमने 2017-18 के ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल टू 30 जून एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई टू 31 मार्च। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में मंथ काउंट करें तो 9 मंथ्स आएगा, इसलिए 3 मंथ प्री इनकॉर्पोरेशन और 9 मंथ्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और प्री इनकॉर्पोरेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस हमें मिलेगा वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट और लॉस माना जाएगा, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस मिलेगा वो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट और लॉस कंसीडर किया जाएगा। सो इट इज कैपिटल प्रॉफिट लॉस एंड इट इज रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू लॉस। तो इस तरीके से इसका अकाउंटिंग में देखना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये पीरियड हमें फाइंड करना है, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अगर आपको याद रखना हो तो प्री इनकॉर्पोरेशन कहां से कहां तक माना जाएगा, डेट ऑफ टेक ओवर से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कौन सा पीरियड, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर डेट ऑफ क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। वो दोनों पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे, उसके मंथ चेक करेंगे, 3 मंथ प्री इनकॉर्पोरेशन, 9 मंथ्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हमारे एग्जांपल के हिसाब से। सो ये दोनों पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टाइम, ये जो प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आपने फाइंड किया, उसके बाद की प्रोसेस क्या, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको टाइम रेशियो फाइंड करना है। अब टाइम रेशियो क्या होता है, तो टाइम रेशियो प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का रेशियो। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमारे एग्जांपल में 3 मंथ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 9 मंथ्स, तो 3 मंथ और 9 मंथ इसका रेशियो, इसको हम टाइम रेशियो बोलते हैं। तो 3:9, मतलब सिंप्लीफाई करो तो 1:3, तो 1:3 आपका टाइम रेशियो हो गया, जो आपको सबसे पहले फाइंड करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको फाइंड करना है सेल्स रेशियो। अब सेल्स रेशियो क्या होता है, सेल्स रेशियो मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन का जो सेल्स है वो और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो सेल्स है वो, इन दोनों का रेशियो निकालना है, दैट इज योर सेल्स रेशियो। लाइक पूरे साल का 2017-18 का सेल्स मान लो 10 लाख रुपए है, उसमें से 1 जुलाई से पहले का जो सेल्स है वो 3 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब 1 जुलाई से पहले का सेल 3 लाख, जिसको हम प्री इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, और 1 जुलाई के बाद का सेल दैट इज इक्वल टू 7 लाख। 10 लाख का बाइफर्केशन, 3 लाख और 7 लाख, 3 लाख प्री इनकॉर्पोरेशन और 7 लाख पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो रेशियो क्या हुआ सेल्स का, 3:7, दैट इज द सेल्स रेशियो। सेल्स की डिटेल अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, जो हम क्वेश्चन में देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे फाइंड करना है, बट ये एक तरीका है। सिंपल लॉजिक समझना है, प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल, दोनों का रेशियो इज इक्वल टू सेल्स रेशियो। तो पहले टाइम रेशियो फाइंड किया, फिर सेल्स रेशियो फाइंड किया, फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट पूरे साल का। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट पूरे साल का फाइंड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कोई बाइफर्केशन नहीं करना है, सिंपल आपको जो अगर ट्रेडिंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है, वेजिस या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, वो सब इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट के आप लिखोगे और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करोगे। हाँ, अगर डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, पर अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए उसके बाद हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, जो हमारा मेन आंसर होगा। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछेंगे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना है प्री और पोस्ट का, तो हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे जिसमें 2 बाइफर्केशन होंगे, डेबिट और क्रेडिट, दोनों साइड प्री पोस्ट ऐसे 2 कॉलम्स आ जाएंगे। और हमें अभी क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको पूरे साल के इनकम और एक्सपेंसेस इन कंबाइंड, मतलब पूरे साल का दिया होगा डेटा, ग्रॉस डेटा, उस डेटा को आपको डिवाइड करना है प्री और पोस्ट में। अब वो डिवीजन कैसे होगा, उसके रूल्स हम यहां पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट से पीएनएल की शुरुआत होगी। ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में। अच्छा, वो कौन से रेशियो में क्रेडिट करोगे, वो आप सेल्स रेशियो में क्रेडिट करोगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड इन द सेल्स रेशियो, सिंपल। उसके बाद आते हैं अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो पीएनएल के साथ जुड़े हुए, जो पीएनएल में क्रेडिट या तो डेबिट करने पड़ेंगे, वो इनकम और वो एक्सपेंसेस। तो वो इनकम एक्सपेंसेस का क्या करना है, तो उसको हमें प्री और पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, वो डिवाइड कैसे होगा, उसका रूल हम यहां पे देखने जा रहे हैं। जैसे कि आइटम्स रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब ऐसे इनकम या तो ऐसे एक्सपेंस जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड को रिलेट करते हैं, तो उसको सीधी सी बात है, हम डायरेक्टली प्री इनकॉर्पोरेशन में डेबिट या तो क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि मान लो बेड डेट हुआ, और बेड डेट जो है 10,000 रुपए का है, उसमें से ऐसा बोला गया है कि 3,000 रुपए का बेड डेट इनकॉर्पोरेशन से पहले के पीरियड को रिलेट करता है,
तो वो 3,000 रुपए का जो बैड डेट है वो हम प्री इनकॉर्पोरेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सो स्पेसिफिकली प्री इनकॉर्पोरेशन को रिलेट करने वाला इनकम या तो एक्सपेंस डायरेक्टली प्री इनकॉर्पोरेशन में डेबिट या तो क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसको डिवाइड नहीं करेंगे। सिमिलर तरीके से आइटम्स रिलेटिंग टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब ऐसा कोई इनकम या तो एक्सपेंस जो सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड को रिलेट करता है, तो उसको हम डायरेक्टली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट या तो क्रेडिट कर देंगे, उसको भी डिवाइड नहीं किया जाएगा। अब वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया होगा कि ये प्री को रिलेट करता है, ये पोस्ट को रिलेट करता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसे डिवाइड करोगे। पर अगर कुछ जगह पे आपको लॉजिक से भी आंसर लाना पड़ेगा, जैसे कि मान लो कि शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर। अब शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर है तो वो शेयर इश्यू करने का एक्सपेंस है। अब शेयर तो कौन इश्यू करेगा? ऑब्वियसली कंपनी ही इश्यू करेगी, तो वो तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ही माना जाएगा, तो उसको आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही डायरेक्टली डेबिट कर देना पड़ेगा। या तो शेयर ट्रांसफर फीस, तो शेयर ट्रांसफर फीस जो वो इनकम हो गई। अच्छा, वो भी किसके लिए हुआ? कंपनी ही शेयर ट्रांसफर करेगी, क्योंकि कंपनी ने शेयर कैपिटल इश्यू किया, तो भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हुआ। अच्छा, ऐसा दिया हुआ है पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी तो वो तो पार्टनरशिप फर्म की बात है, और पार्टनरशिप फर्म मतलब वेंडर, वेंडर मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन, तो वो स्पेसिफिकली प्री इनकॉर्पोरेशन में लगाया जाएगा। तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया हो तो उस तरीके से, और या तो फिर लॉजिक से आपको प्री पोस्ट का स्पेसिफिक इनकम एक्सपेंस ढूंढ के रखना पड़ेगा। तो ये उस इनकम एक्सपेंस की बात थी जो स्पेसिफिकली उस पीरियड को रिलेट करती हो। अब हम बात करते हैं कॉमन आइटम्स। कॉमन आइटम्स मतलब ऐसे इनकम, ऐसे एक्सपेंस जो पूरे साल के लिए इनकर हुए हैं, जो सिर्फ प्री है तो सिर्फ पोस्ट के लिए नहीं है, वो दोनों के लिए, तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोनों के बीच में। अब कैसे डिवाइड करेंगे? रिलेटिंग टू सेल्स, मतलब ऐसे इनकम या तो ऐसे एक्सपेंस जो सेल्स के साथ रिलेटेड है, उसको हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब सेल्स के साथ रिलेटेड जैसे कि बेड डेट। अच्छा, बेड डेट सेल्स के साथ रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि डेटर हमको पैसा नहीं देंगे तो बेड डेट होगा, और हमने क्रेडिट सेल किया होगा उससे डेटर क्रिएट होगा। तो सेल्स किया, डेटर क्रिएट हुए, डेटर ने पैसा नहीं दिया, तो बेड डेट रिलेटिंग टू सेल्स, तो सेल्स रेशियो। दूसरा एग्जांपल डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट गिवन, तो डिस्काउंट गिवन हम डिस्काउंट किसके ऊपर देंगे? सेल्स किया, सेल्स का पैसा मिला, उस टाइम पे डिस्काउंट दिया, तो अगेन इट इज इन द सेल्स रेशियो। तीसरा एग्जांपल दे तो एजेंट का कमीशन। अच्छा, एजेंट को कमीशन हम किस पे देते हैं? सेल्स पे, तो कमीशन इज ऑल्सो दो डिवाइडेड इन द सेल्स रेशियो। फिर है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट भी क्यों करते हैं? सेल्स के लिए, तो सेल्स रेशियो में। तो ये सारे सेल्स के रिलेटेड इनकम एक्सपेंस है, उसको हम सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सेम तरीके से रिलेटिंग टू टाइम, मतलब ऐसे इनकम एक्सपेंस जो टाइम को रिलेट करते हैं, टाइम के हिसाब से अक्रू होते हैं, तो उसको हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। जैसे कि सैलरी, अब सैलरी तो मंथली पे होगा, उसको सेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसको हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेंट, रेंट भी मंथली पे होता है, वो भी फिक्स एक्सपेंस है, तो फिक्स एक्सपेंस को हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। फिर है मान लो डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन भी फिक्स होता है, टाइम रेशियो में जाएगा। फिर है इंटरेस्ट, वो भी फिक्स होता है, टाइम रेशियो में जाएगा। तो ये सारे इनकम एक्सपेंस ऐसे है जिसको हमें इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो वेरिएबल एक्सपेंस है, जो सेल्स के साथ जुड़ा है, जो वेरिएबल है वो सेल्स रेशियो में, और जो फिक्स एक्सपेंसेस है जिसको सेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसको हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। सो ये रूल्स से आपका पूरा पीएनएल अकाउंट या तो इनका जो भी क्वेश्चन है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके आप आंसर फाइंड कर पाओगे। पीएनएल अकाउंट आपने बनाया, उसके अंदर प्री पोस्ट दोनों कॉलम रखे हुए, आपने सारे इनकम एक्सपेंस को इस रूल से डिवाइड कर दिया, और फिर आपका एंड में आप पीएनएल अकाउंट क्लोज करोगे, और जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट या तो लॉस माना जाएगा। अच्छा, प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, और अगर लॉस हुआ तो उसको हम गुडविल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो गुडविल में जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट या तो लॉस, वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट या तो रेवेन्यू लॉस माना जाएगा, इसलिए उसको हम डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे एज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। सो ये रूल्स फॉलो करने हैं। अभी देखते हैं सम स्पेशल पॉइंट्स, जहां पे कुछ स्पेशल रूल्स आएंगे कुछ चीजों के लिए, कि उसको डिवाइड करते समय कुछ कुछ चीजें अलग रूल्स आएगी, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि बेड डेट, तो अगर बेड डेट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि बेड डेट इज अ एक्सपेंस, तो नॉर्मली बेड डेट को सेल्स रेशियो में ही डिवाइड किया जाएगा। बट यहाँ पे इफ रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ बेड डेट का पार्ट प्री इनकॉर्पोरेशन को रिलेट करता है, तो उसको स्पेसिफिकली प्री इनकॉर्पोरेशन में डिवाइड कर देंगे। या तो ऐसा दिया है कि कुछ पार्ट स्पेसिफिकली पोस्ट को रिलेट करता है, तो उसको पोस्ट में डिवाइड कर देंगे। और बाकी का जो बेड डेट होगा, कॉमन बेड डेट, दैट विल बी डिवाइडेड इन द क्रेडिट सेल्स रेशियो। जो बेड डेट बचेगा, जो कॉमन बेड डेट है, उसको पूरे साल का बेड डेट है, उसको हम क्रेडिट सेल्स के रेशियो में डिवाइड करेंगे। पर हाँ, if credit sale ratio is not available then it can be taken in the total sales ratio। तो आपको ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट सेल्स
का रेशियो दिया हुआ है तो क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स का रेशियो ना दिया हो देन यू हैव टू गो फॉर टोटल सेल्स। तो प्रायोरिटी क्रेडिट सेल्स रेशियो को दी जाएगी, अवेलेबल ना हो तो टोटल सेल रेशियो, दैट यू नीड टू रिमेंबर। फिर है बेड डेट रिजर्व। अगर क्वेश्चन के अंदर बेड डेट रिजर्व दिया हुआ है तो बेड डेट रिजर्व को कैसे करेंगे? सो इट इज डेबिटेड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ओनली। अज्यूम किया जाएगा कि जो बेड डेट रिजर्व क्रिएट किया है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद वाले पीरियड के लिए क्रिएट किया हुआ है, सो इट विल बी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एक्सपेंस, तो डेबिट करेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। सेल्समैन सैलरी, अब देख के ऐसा लगता है कि वो सेल्स का रिलेटेड एक्सपेंस है, बट लिखा क्या है? सेल्समैन सैलरी। तो सैलरी तो फिक्स एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड इन द टाइम रेशियो, उसको हम टाइम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। फिर है सेल्समैन कमीशन। अब ये भी सेल्समैन कमीशन है, ये भी सेल्स को रिलेट करता है, पर कमीशन जो है वो नॉर्मली सेल्स की अमाउंट पे कुछ परसेंटेज के बेसिस पे पे किया जाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि सेल्समैन कमीशन वेरिएबल एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो याद रखें, सेल्समैन का सैलरी टाइम रेशियो में और सेल्समैन का कमीशन सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा। ऑडिट फी, अगर ऑडिट फी एक्सपेंस के तौर पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो ऑडिट फी को टाइम रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वो ऑडिट जो है वो पूरे पीरियड का है और इसलिए उसको टाइम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। पर हाँ, कई बार कंपनी का ऑडिट अगर करवाया गया हो, जो कंपलसरी ऑडिट होता है कंपनीज ऑडिट, स्पेसिफिकली कंपनी ऑडिट एक्सपेंस ऐसा देके रखा हो, तो उसको हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कंसीडर करेंगे। बट सिर्फ ऑडिट फी ऐसा वर्ड दिखे तो उसको हम टाइम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अदर रूल्स लाइक इंटरेस्ट ऑन परचेस प्राइस। अब इंटरेस्ट ऑन परचेस प्राइस क्या होता है? तो जैसे मैंने बोला कि नई कंपनी बिजनेस परचेस करेगी और उसके सामने कंसिडरेशन पे करेगी वेंडर को। अब रूल यह है कि कंसिडरेशन जो है वो डेट ऑफ टेक ओवर के दिन पे हो जाना चाहिए। अगर उसका लेट पेमेंट हुआ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अच्छा, वो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा? सो इंटरेस्ट ऑन परचेस प्राइस विल बी डिवाइडेड इन द टाइम रेशियो, उसको हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कौन से पीरियड के लिए होगा, कहां से कहां तक? सो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ टेक ओवर टू द डेट ऑफ पेमेंट। टेक ओवर के डेट से शुरू करके जिस दिन पे परचेस कंसिडरेशन पे किया वहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा और वो इंटरेस्ट को हमें टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। एग्जांपल के तौर पे 1 अप्रैल डेट ऑफ टेक ओवर है, 1 जुलाई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और परचेस कंसिडरेशन पेमेंट का डेट दिया है 31 अगस्त। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेक ओवर की डेट 1 अप्रैल से लेकर पेमेंट की डेट 31 अगस्त वहां तक का होगा, इसलिए 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हुआ। वो 5 मंथ्स के इंटरेस्ट को प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे, तो प्री पीरियड कितना है? 3 मंथ्स, तो 3 मंथ प्री में जाएगा और बाकी का 2 मंथ पोस्ट में जाएगा। तो पहले आपको यह देखना है कि डेट ऑफ टेक ओवर से डेट ऑफ पेमेंट तक का पीरियड कितना है, वो टोटल पीरियड होगा इंटरेस्ट का, और उसको प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे। सो इस तरीके से उसका डिवीजन होगा। गुडविल, अगर क्वेश्चन के अंदर गुडविल राइट ऑफ ऐसा दिया हुआ है, पीएनएल के अंदर गुडविल टू बी रिटन ऑफ ऐसा दिया हुआ है, तो गुडविल राइट ऑफ जो है दैट विल बी रिटन ऑफ अगेंस्ट प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, उसको प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट के सामने राइट ऑफ किया जाएगा। पर याद रखे, गुडविल को आपको पीएनएल स्टेटमेंट, मतलब जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे उसके अंदर आपको शो नहीं करना है, उसको आपको अलग से राइट ऑफ करना है। इसलिए पूरा पीएनएल अकाउंट क्लोज कर दो, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फाइंड कर लो, फिर नीचे नोट के तौर पे आपको प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट में से गुडविल माइनस करके शो करना है। सो ये गुडविल अलग से नीचे नोट्स के तौर पे माइनस किया जाएगा, उसको स्टेटमेंट में या तो पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, जो आप ध्यान रखें। तो ये सारे स्पेशल पॉइंट्स भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। सो फाइनली व्हाट स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन? सबसे पहला स्टेप टाइम रेशियो, और टाइम रेशियो के लिए क्या चाहिए? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड और उन दोनों पीरियड का रेशियो। दूसरा हमें चाहिए सेल्स रेशियो, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी उससे हमें पता चलेगा प्री और पोस्ट का दोनों का सेल्स, उसका रेशियो। तीसरा हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो तकलीफ नहीं है, तो उसको डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो। फोर्थ पीएनएल अकाउंट, जो प्री और पोस्ट दोनों डेबिट क्रेडिट दोनों साइड लिखा जाएगा और उसको डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो में। उसके बाद अदर इनकम एंड एक्सपेंस, उसके लिए ये सारे रूल्स जो हमने पहले देखे अभी देखे वो सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। स्पेसिफिकली प्री को रिलेट करता हो तो प्री में डेबिट करो, स्पेसिफिकली पोस्ट को रिलेट करता हो तो पोस्ट में डेबिट करो, और कॉमन हो तो उसे
टाइम रेशियो या तो सेल्स रेशियो में डिवाइड करो, अकॉर्डिंगली जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से, और वो सब डिवीजन कर, अच्छा ये स्पेशल पॉइंट्स भी ध्यान में रखने जो हमने अभी देखे, और वो सब रूल से डिवीजन करके फाइनली हमारा जो भी आंसर आएगा वो हम ट्रीट करेंगे। अच्छा, प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट हो तो कैपिटल रिजर्व, प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस हो तो गुडविल, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो भी प्रॉफिट लॉस है, रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस है, उसको हम बैलेंस शीट में पीएनएल की क्रेडिट या तो डेबिट बैलेंस के तौर पे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे। तो इस तरीके से आपको थियरी याद रखना है, ठीक है। तो ये थियरी याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Now, let us see one of the question in your book for BCom, that is सुधीर प्रकाशन। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 एग्जामिनेशन क्वेश्चन देख रहे हैं, पेज नंबर 134 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 नवंबर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अंदर एडजस्टमेंट्स अच्छे तरीके से कवर्ड है, तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन, Hethel Limited was incorporated on 1st May 2010 to take over the business of Sri Vinit Brothers from 1/1/2010। इसका मतलब 1/1/2010 इज अ डेट ऑफ टेक ओवर। डेट ऑफ टेक ओवर 1/1/2010 होगा, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो 1st May 2010, 1st May 2010 को इनकॉर्पोरेशन हुआ। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वॉज इश्यूड ऑन 1/6/2010, बट इस डेट का हमें कुछ काम नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कंसिडर नहीं करना है, हमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसिडर करना है। तो हम ये 1 जून वाली डेट को इग्नोर करेंगे, हम 1 मई वाली जो डेट है उसको कंसिडर करेंगे। The first accounts of the company was prepared on 31st October 2010। तो 31st October 2010 जो है वो डेट ऑफ क्लोजिंग है, तो उस दिन पे अकाउंट्स क्लोज किए, वहां तक का हमारा पूरा कैलकुलेशन बनेगा। Taking the following information into account, prepare a statement showing profit or loss prior to incorporation। Commission on sales 1%, 30,000। See, they have 30,000 commission they have given, and it is said to be 1% of sales. Now 1% of sales, it means 30,000 is 1%, then from that we will get total value of sales. So reverse calculation will be there, okay, 1% is equal to 30,000, so total is equal to how much? That will be our sales figure। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, तो वट एवर सेल्स, जो भी सेल्स हमको मिलेगा उसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। बेड डेट रिजर्व 12,000, सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट 2,000 पर मंथ, जनरल एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर ट्रांसफर फी, ऑडिट फी, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट टू वेंडर, बेड डेट, सेल्समैन अलाउंस, डेप्रिशिएशन, डिस्काउंट, डिबेंचर डिस्काउंट एंड डायरेक्टर्स फीस। एडिशनल इंफॉर्मेशन, बेड डेट ऑफ ₹5,000 आर रिलेटेड टू डेटर्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो बोला गया है कि बेड डेट जितना भी है उसमें से 5,000 प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड को रिलेट करता है, तो उसको हम स्पेसिफिकली प्री में लेके जाएंगे, और बाकी वाला जो होगा वो पोस्ट में। Purchase value is paid to vendor on the date of incorporation। तो purchase price is paid on the date of incorporation, तो वो पूरा प्री इनकॉर्पोरेशन का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट माना जाएगा। सेल्स ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वो 7,50,000। टोटल सेल्स, उसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स दे चुके हैं, टोटल सेल्स हम फाइंड करेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स दिया है, तो जो डिफरेंस आएगा वो अपना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल बनेगा, और उसके ऊपर से हमें सेल्स का रेशियो मिलेगा। Rent per month 2,500 up to 1/5/2010 and then after 3,000 per month। So ऐसा बोल रहे हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन में रेंट 2,500 मंथली था, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में रेंट जो है वो 3,000 मंथली किया गया। एंड द बिल्डिंग वॉज परचेज बाय कंपनी ऑन 1/10/2010। तो 1/10/2010 को बिल्डिंग परचेज कर लिया, तो उसके बाद रेंट पे करना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो हमारी ओनरशिप की बिल्डिंग हो जाएगी। तो रेंट जो है वो 1/10/2010 तक ही पे किया जाएगा। ऑडिट फी शुड बी ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो ऑडिट फी को पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कंसीडर करना है, ऐसा स्पेसिफिकली उन लोगों ने क्वेश्चन में बता दिया। अब ये सारे एडजस्टमेंट के ऊपर से हम सॉल्यूशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वी कैन सी सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड। सबसे पहले 3 डेट हमें चेक करना होता है, डेट ऑफ टेक ओवर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट्स। डेट ऑफ टेक ओवर जैसे हमने क्वेश्चन में देखा 1/1/2010, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1/5/2010, और डेट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट्स दैट इज 31/10/2010। तो ये 3 डेट्स हमें क्वेश्चन के ऊपर से आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिख देना है, और फिर वो 3 डेट के ऊपर से हम प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड निकालेंगे। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड फ्रॉम टेक ओवर टू इनकॉर्पोरेशन, टेक ओवर से लेके इनकॉर्पोरेशन तक का पीरियड, मतलब 1/1/2010 से लेके 30 अप्रैल 2010 इज इक्वल टू 4 मंथ, 4 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड बनेगा। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू डेट ऑफ क्लोजिंग, मतलब 1 मई से लेकर 31
अक्टूबर, तो इसको हम कैलकुलेट करें तो 6 मंथ्स का पीरियड बनेगा. सो 4 मंथ इज अ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड 6 मंथ इज अ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. और इन दोनों के ऊपर से हम टाइम रेशियो निकाले तो 4:6, सिंप्लीफाई करें तो 2:3, मतलब टाइम रेशियो 2:3 बनेगा, जिसमें प्री पीरियड 4 मंथ है और पोस्ट पीरियड 6 मंथ है. इसका रेशियो 2:3, तो टाइम रेशियो 2:3. फिर हमें सेल्स रेशियो फाइंड करना है. सेल्स रेशियो फाइंड करने के लिए सेल्स चाहिए. क्वेश्चन के अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि कमीशन ऑन सेल्स 30,000 रुपीज दिया हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है कि इट इज 1%, मतलब टोटल सेल्स का 1% 30,000 है. सो हम रिवर्स कैलकुलेशन से जाएंगे. सेल्स इज इक्वल टू कमीशन डिवाइड बाय 1%, बिकॉज 1% इज अ कमीशन, सो टोटल इज इक्वल टू हाउ मच. सो कमीशन डिवाइड बाय 1%, मतलब 30,000 डिवाइड बाय 1% इज इक्वल टू 30 lakhs, मतलब टोटल सेल्स पूरे साल का 30 लाख रुपीस होगा. वो हमने यहां से फाइंड किया. रिवर्स कैलकुलेशन है, बराबर. उस 30 लाख सेल्स को हम डिवाइड करेंगे प्री और पोस्ट में. क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स 7,50,000 रुपीज है, तो प्री का सेल 7,50,000 है, टोटल सेल 30 लाख है, तो डिफरेंस जो आएगा 22,50,000 वो पोस्ट पीरियड का सेल्स बनेगा. तो प्री सेल्स 750, पोस्ट सेल्स 2250, इन दोनों का रेशियो निकाले तो सेल्स रेशियो मिलेगा. 750 और 2250 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:3 सेल्स रेशियो बनेगा. तो सेल्स रेशियो 1:3. दोनों ही इंपॉर्टेंट रेशियो हमारे पास आ चुके हैं. टाइम रेशियो 2:3 एंड सेल्स रेशियो 1:3. अब इसके ऊपर से हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे कि उसका कैलकुलेशन कैसे आएगा. अभी P&L अकाउंट हम देखते हैं. तो P&L अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हैदर लिमिटेड फॉर द पीरियड 1110 to 311010. तो ये पूरा P&L अकाउंट बनेगा पूरे पीरियड का, जिसके अंदर प्री पोस्ट दोनों पार्ट इंक्लूड किए जाएंगे. तो आप फॉर्मेट देख सकते हो जिसके अंदर हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों ही पार्ट्स बनाए हुए हैं, जिसमें डेबिट साइड पर्टिकुलर बेसिस प्री एंड पोस्ट, उसी तरीके से क्रेडिट साइड पर्टिकुलर बेसिस प्री एंड पोस्ट, दोनों ही पार्ट्स आपको दिखेंगे. अब बेसिस जो है उसके अंदर हम रेशियो दिखाएंगे कि कौन से रेशियो में या तो किस तरीके से इसको हमने डिवाइड किया हुआ है. और प्री और पोस्ट, प्री के अंदर प्री के सारे एक्सपेंसेस और पोस्ट के अंदर पोस्ट के सारे एक्सपेंसेस, उसी तरीके से क्रेडिट साइड प्री में प्री के इनकम्स और पोस्ट में पोस्ट के इनकम्स. सो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे. अच्छा, ऑलवेज P&L अकाउंट का बिगिनिंग ग्रॉस प्रॉफिट से किया जाता है, तो हमने क्रेडिट साइड यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन किया हुआ है. आपने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा कि ग्रॉस प्रॉफिट इज अ 25% ऑफ सेल्स. सेल्स आपने यहाँ पे फाइंड किया 30 लाख रुपीस पहले कैलकुलेशन के अंदर, तो 30 लाख सेल्स है और उसका 25%, तो 30 लाख का 25% मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 7,50,000. टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 7,50,000. ये ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे प्री और पोस्ट के बीच में, और इसको हम डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो में. अपना सेल्स रेशियो क्या है? 1:3. ठीक है, तो 1:3 में 750 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1,87,500 और 5,62,500, मतलब ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड हो गया. अब हम अलग अलग चीजें क्वेश्चन से देखते जाते हैं. जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स. अच्छा, कमीशन ऑन सेल्स अपना एक्सपेंस है, पर वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? कमीशन वेरिएबल एक्सपेंस होता है, सेल्स के साथ रिलेटेड होता है, इसलिए उसको हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे डेबिट साइड कमीशन एज ए एक्सपेंस, सेल्स रेशियो 1:3, उसमें हम उसको डिवाइड करेंगे, 7,500 आएगा और 22,500, तो कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन. फिर है ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बैड डेट रिजर्व, हमने पहले भी बोला था कि बैड डेट रिजर्व को आपको अज्यूम करना है कि वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड को रिलेट करता होगा, क्योंकि वो क्लोजिंग डेटर पे क्रिएट होता है, इसलिए. तो बैड डेट रिजर्व इट विल बी स्पेसिफिकली गिवन टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. इसका कोई डिवीजन नहीं होगा, इसलिए वो डायरेक्टली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 12,000 रुपए का बैड डेट रिजर्व दिखा दिया. सैलरी, सैलरी हमेशा फिक्स एक्सपेंस माना जाता है, टाइम बेसिस पे अक्रू किया जाता है, इसलिए सैलरी को हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे. तो सैलरी यहाँ पे टाइम रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, 2:3 हमारा टाइम रेशियो है. सैलरी आपको दिया हुआ है 1,20,000, 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन 2:3 में करोगे तो 48,000 और 72,000, इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिला. रेंट, रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेंट जो है वो 25,000 रुपए दिया हुआ है, बट रेंट के लिए हमें एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ था, जिसके अंदर लिखा था कि रेंट पर मंथ वॉज 2,500 अप टू फर्स्ट में. तो उसके लिए वर्किंग नोट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. देखो, रेंट अप टू फर्स्ट में मतलब प्री पीरियड का रेंट हुआ, तो प्री पीरियड का रेंट 2,500 पर मंथ इंटू 4 मंथ्स, तो 2,500 इंटू 4 मंथ इज इक्वल टू 10,000. 10,000 आपका प्री इनकॉर्पोरेशन का रेंट होगा, और उसके बाद रेंट जो है वो 3,000 रुपीज पर मंथ हो गया, मतलब पोस्ट पीरियड में 3,000 पर मंथ रेंट होगा. पर उन लोगों ने बोला है कि 1/10/2010 को बिल्डिंग परचेस कर लिया गया, तो आपका रेंट 1/10/2010 तक ही पे हुआ होगा, लॉजिकल सी बात है. इसलिए आपका पोस्ट पीरियड 1 मई से लेके रेंट कब तक पे होगा? 1 10 तक, तो 1 मई to 1 10. तो
उतना पीरियड कैलकुलेट करो तो मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर से रेंट पे नहीं होगा, तो 5 मंथ्स का रेंट यहां पे कंसिडर होगा, इसलिए 3000 इंटू 5 इज इक्वल टू 15,000। तो 10,000 इज अ प्री इनकॉर्पोरेशन रेंट एंड 15,000 इज अ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रेंट। तो उसको हमने यहाँ पे हमारे पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा दिया, रेंट इज इक्वल टू 10,000 एंड 15,000। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2000 पर मंथ। अच्छा, नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सिर्फ इतना ही लिखा होता तो हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को वेरिएबल एक्सपेंस अज्यूम करके सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देते, पर क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला हुआ है 2000 रुपीज पर मंथ, इसलिए इसको हमें फिक्स एक्सपेंस कंसिडर करना है और उसको हम टाइम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे 2:3, टोटल दिया हुआ है 20,000 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8,000 और 12,000। उसके बाद दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस का सेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए उसको हम फिक्स एक्सपेंस अज्यूम करके टाइम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो जनरल एक्सपेंस 2:3 टाइम रेशियो में डिवाइड किया, 15,000 दिया हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन 6,000 और 9,000 2:3 में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, तो कंपनी को जब फॉर्म किया जाता है, कंपनी को जब क्रिएट किया जाता है, तो उस टाइम का जो इनिशियल एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो उस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कंपनी के रिलेटेड एक्सपेंस मान के उसको हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से डायरेक्टली रिड्यूस कर देंगे, इसलिए उसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 20,000 रुपीज डायरेक्टली वहां से रिड्यूस किया गया। शेयर ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर फी इनकम है, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफर करेगा तो कंपनी को फीस मिलेगी, तो शेयर ट्रांसफर फी इज इनकम, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड शेयर ट्रांसफर फी दिखाया हुआ है। अच्छा, शेयर ट्रांसफर फी हमने डायरेक्टली पोस्ट में दिखाया, क्यों? क्योंकि शेयर्स तो कंपनी ही इश्यू करती है, इसलिए शेयर ट्रांसफर फी जो हुई होगी वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद ही हुई होगी, इसलिए शेयर ट्रांसफर फी हमेशा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में दिखाई जाएगी। सो 2,000 रुपीज फी डायरेक्टली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉलम में, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। उसके बाद ऑडिट फी, हमने पहले भी बोला था कि ऑडिट फी जो है उसको आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है, बट यहां पे उन लोगों ने एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 5 कि ऑडिट फी शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड। स्पेसिफिकली बोला है कि ऑडिट को पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ट्रीट करना है, इसलिए हमने ऑडिट फी को पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 15,000 रुपए फीस यहां पे लिख दिया। रेंट रिसीव्ड, नाउ रेंट रिसीव्ड इज अ इनकम, अगेन इनकम है, तो उसको हम इनकम साइड दिखाएंगे रेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव्ड, रेंट भी क्या होता है, फिक्स इनकम माना जाएगा, मंथली फिक्स इनकम होगा, इसलिए हम वो रेंट को भी टाइम रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। तो अपना टाइम रेशियो 2:3, तो आपका रेंट जो दिया हुआ है 40,000, उसको टाइम रेशियो में डिवाइड कर दिया 16,000 और 24,000। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर मतलब इंटरेस्ट ऑन परचेस प्राइस। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन परचेस प्राइस जो उसके लिए हमने क्या बोला कि उसको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है आपको, बट यहां पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि परचेस वैल्यू इज पेड टू वेंडर ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन की डेट पे हमने वो पे कर दिया, तो अप टू इनकॉर्पोरेशन मतलब वो प्री इनकॉर्पोरेशन हो गया, इसलिए पूरा ही इंटरेस्ट प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लिए डेबिट हो जाएगा। सो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर इज डायरेक्टली टेकन इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन, 16,000 रुपए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हमने डेबिट कर दिया। बेड डेट्स, बेड डेट्स 20,000 रुपए दिया हुआ है। अब नॉर्मली बेड डेट को हम सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, क्रेडिट सेल्स या तो टोटल सेल्स के रेशियो में, बट यहां पे उन लोगों ने एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि बेड डेट ऑफ ₹5,000 आर रिलेटिंग टू डेटर्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो 5,000 का डेटर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड को रिलेट करता है, ऐसा उन लोगों ने यहां पे बताया हुआ है। सो बेड डेट 5,000 प्री में जाएगा और बाकी का 15,000, 20,000 टोटल है, उसमें से 5,000 प्री में, तो बाकी का 15,000 स्पेसिफिकली पोस्ट में जाएगा। सेल्समैन अलाउंस, सेल्समैन अलाउंस मतलब एक तरीके से कमीशन जैसा अज्यूम कर लेते हैं, तो सेल्समैन कमीशन या तो सेल्समैन अलाउंस वेरिएबल एक्सपेंस है और उसको हम सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो सेल्समैन अलाउंस सेल्स रेशियो 1:3 में डिवाइड किया, 2,500 और 7,500, क्योंकि सेल्समैन अलाउंस 10,000 रुपीज है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन 1:3 में। डेप्रिशिएशन, नाउ डेप्रिशिएशन इज अ फिक्स एक्सपेंस एज वी नो, फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो तो फिक्स एक्सपेंस माना जाएगा, उसको सेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन को भी हम क्या करेंगे, टाइम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन यहां पे डेबिट किया टाइम रेशियो में 2:3, तो 2:3 का डिवीजन 18,000 और 27,000। डिबेंचर डिस्काउंट, अब डिबेंचर डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगेन डिबेंचर कौन इश्यू करेंगे, कंपनी ही इश्यू करेंगे। सो डिस्काउंट जो है वो कौन सा एक्सपेंस हुआ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ही एक्सपेंस हुआ, इसलिए डिबेंचर डिस्काउंट को भी हम स्पेसिफिकली पोस्ट एक्सपेंस के तौर पे ही डेबिट कर देंगे। सो टोटल डिस्काउंट 10,000 इज डेबिटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। डायरेक्टर्स फीस,
अब डायरेक्टर फीस मतलब डायरेक्टर्स को फीस पे किया गया। अच्छा, नॉर्मली डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट खाली किसके लिए होता है? कंपनीज के लिए होता है। तो डायरेक्टर्स का पेमेंट भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद ही हुआ होगा, इसलिए डायरेक्टर्स फीस ऑल्सो डेबिटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ओनली। तो जो भी 25,000 का फीस दिया है वो पूरा हमने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर डेबिट कर दिया। तो ये सारे ही इनकम्स और सारे ही एक्सपेंसेस हमने पोस्ट कर दिए हैं। उसके बाद हम अकाउंट्स को क्लोज करें, तो जैसे कि प्री कॉलम का टोटल और उसमें से प्री कॉलम का डेबिट साइड रिड्यूस करेंगे, तो क्रेडिट माइनस डेबिट फॉर प्री पीरियड, तो जो डिफरेंस आएगा 82,500। ये 82,500 जो है वो प्री पीरियड का प्रॉफिट माना जाएगा, जिसको ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व्स, क्योंकि ये प्री का प्रॉफिट है तो ये कैपिटल रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर होगा। 82,500 क्रेडिट माइनस डेबिट कैपिटल रिजर्व। और जो पोस्ट वाला पार्ट है, पोस्ट का क्रेडिट माइनस पोस्ट का डेबिट, उसका हम आंसर लाया तो आंसर आता है 3,26,500। वो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ऐसे करके हम उसको क्रेडिट बैलेंस के तौर पे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। सो दोनों का आंसर इस तरीके से 82,500 प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट 326,500 जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा आगे बैलेंस शीट के अंदर एज अ क्रेडिट बैलेंस। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ला सकते हो। मेनली आपको क्या करने हैं? रूल्स याद रखने हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन सोल्व करना इजी है, स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ढूंढ लो, उसके ऊपर से टाइम रेशियो मिल जाएगा। टाइम रेशियो आ गया, उसके बाद सेल्स रेशियो चाहिए। सेल्स रेशियो के लिए जैसी इंफॉर्मेशन दी हो वैसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि टोटल सेल्स, उसमें से प्री और पोस्ट का सेल्स डिवाइड करो और उन दोनों का रेशियो निकाल लो। वो हो जाए उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालो क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से, और वो मिल जाए उसके बाद पीएनएल अकाउंट बना दो, और पीएनएल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट दोनों ही साइड प्री पोस्ट कॉलम लगा दो, बेसिस लगा दो और डिवीजन शुरू करो। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमेशा क्रेडिट साइड सेल्स रेशियो में, और उसके बाद जो जो डिटेल्स दी है, जो जो एडजस्टमेंट दिया है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, फाइनली क्लोज करेंगे।